हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में हॉब्स के सामाजिक समझौते सिद्धांत के बारे में पढ़ा कि वह किस प्रकार से अस्तित्व में आया और सामाजिक समझौता सिद्धांत क्या था, जिसमें सभी व्यक्ति मिलकर के एक समझौता करके और राज्य को अस्तित्व में लाते हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से सामाजिक समझौता सिद्धांत की क्या क्या विशेषताएं और क्या क्या आलोचनाएं हैं उन पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। विशेषताओं की बात करें तो सामाजिक समझौता सिद्धांत सामाजिक है, शासकीय नहीं है। शासकीय अनुबंध में शासक और शासितों में समझौता होता है, किंतु हॉब्स का सामाजिक समझौता राजा और प्रजा के मध्य नहीं है, बल्कि विभिन्न व्यक्तियों के मध्य हुआ है। संविदा करने वाले पक्ष व्यक्ति हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ संविदा करके संप्रभु की सृष्टि करते हैं, अर्थात शासक का निर्माण करते हैं, और ये संविदा की शर्त शासक पर लागू नहीं होती हैं। शासक या संप्रभु सत्ता समझौते में किसी भी पक्ष के रूप में सम्मिलित नहीं होता है, अतः वह जो कुछ करता है उसके लिए वह किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, बल्कि वह पूर्णतः निरंकुशवादी होता है। अगली विशेषता में अगर हम बात करना चाहें तो जिन उद्देश्यों के से अनुबंध की रचना हुई वे अनुबंध के अंग मान लिए गए हैं, जिनका अर्थ यह है कि जब तक उसकी पूर्ति होती रहेगी तब तक अनुबंध जारी रहेगा। हिंसा जनित मृत्यु का भय ही नहीं, बल्कि मनुष्य को इस अनुबंध को करने के लिए अन्य कई चीज़ें हैं जिनके कारण भयभीत होकर के मनुष्य व्यक्ति अनुबंध के लिए बाध्य हो जाता है। पांचवी विशेषता पर हम प्रकाश डालें तो शासक के आदेश ही नियम और विधि का कार्य करते हैं, अर्थात किसी प्रकार की कोई अन्य विधि लिखित में उल्लेखित नहीं थी। प्राकृतिक अवस्था में एकाकी रहने वाले व्यक्तियों ने समाज का निर्माण किया है, अतः यह सामाजिक समझौता है। प्रजा द्वारा किसी भी कारण से किया जाने वाला आज्ञा भंग अन्यायपूर्ण है, क्योंकि वह अपनी व्यक्तिगत इच्छा को प्रभु की इच्छा में विलीन कर देने वाले उपयुक्त समझौते के प्रतिकूल है। इसी प्रकार से अन्य विशेषता की बात करें तो समझौते द्वारा विविध संघर्षरत इच्छाओं का स्थान एक प्रतिनिध्यात्मक इच्छा द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, अर्थात सबने सामूहिक रूप से एक शासक का निर्माण किया है, एक संप्रभु का निर्माण किया है, इसलिए वो सामूहिक सत्ता कहलाती है। इस प्रकार से कुछ विशेषताएं मैंने आपके सामने हॉब्स की समझौते की रखी। अब मैं हॉब्स के समझौते की इन विशेषताओं के बावजूद भी कुछ कमियां हैं, अर्थात आलोचना आपके समक्ष रखना उचित समझूंगा। हॉब्स ने कहा कि मानव का स्वभाव दोषपूर्ण है, कपटी है, क्रूर है, जबकि ऐसा नहीं है। उसके अंदर सहानुभूति, उदारता, दयालुता, परोपकार, प्रेम आदि मानवीय गुण भी पाए जाते हैं। हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था अस्वाभाविक बताई। उसने कहा कि समझौते से पहले प्राकृतिक अवस्था इस प्रकार की रहती है जिसमें व्यक्ति जिसकी लाठी उसकी भैंस के आधार पर काम करता है, और प्राकृतिक अवस्था में समझौते के पश्चात वो व्यक्ति में इतना बदलाव आ जाता है। तो क्या ऐसा संभव है? उसकी प्रवृत्ति में इस प्रकार एकाएक परिवर्तन कैसे आ जाता है? यदि उसने अराजकता और अव्यवस्था को सुव्यवस्था में परिणत कैसे कर लिया? इसका तात्पर्य यह है कि वो उसमें कहीं न कहीं पहले से वो अच्छे गुण भी मौजूद थे। इसलिए ये पूरी तरह कहा जाना कि वह प्राकृतिक अवस्था में इस प्रकार से स्वार्थी, झगड़ालू था, ये उचित नहीं है। नंबर 3, प्राकृतिक दशा में प्राकृतिक अधिकारों की मान्यता असंगत है। हॉब्स का जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है वो मनुष्य को एकाकी बताता है, जबकि कुछ ऐतिहासिक तथ्य इस प्रकार के भी देखने को मिलते हैं। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है जो समाज में रह करके और अपना जीवन व्यतीत करता है। हॉब्स निरंकुशता का समर्थन करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि व्यक्ति पूर्णतः निरंकुश है, उसमें कहीं न कहीं
प्यार, प्रेम, इस प्रकार की कई चीज़ें उसको में देखने को, मानवता देखने को मिलती है। इन सभी आलोचनाओं के बावजूद सामाजिक समझौते के सिद्धांत को प्रतिपादित कर हॉब्स ने एक सत्य का प्रतिपादन किया है और राज्य न तो ईश्वर द्वारा उत्पन्न देवीय संस्था है और न किसी प्राकृतिक विकास का परिणाम है, वरन यह तो मानव द्वारा निर्मित एक ऐसी कृत्रिम संस्था है जिसे व्यक्ति द्वारा अपनी कुछ निश्चित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्मित किया है। अतः उसके लिए राज्य साध्य की ओर ले जाने वाला एक साधन मात्र है, स्वयं में साधन नहीं है। इसके अतिरिक्त हॉब्स की विचारधारा ने संप्रभुता की धारणा के प्रतिपादन का भी मार्ग प्रशस्त किया। इस प्रकार से राज्य की उत्पत्ति में हॉब्स का ये समझौता सिद्धांत एक मील का पत्थर साबित हुआ। इसलिए इस सिद्धांत में विभिन्न प्रकार की कमियां, आलोचनाएं होते हुए भी इनमें कई खूबियां हैं, अर्थात इसने राजनीति विज्ञान को एक कदम आगे की ओर बढ़ाया है। जय हिंद, जय भारत।